श्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी हैट्रिक होगी। बीजेपी भी अब की बार 400 पार का नारा लगातार दे रही है, लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्पष्ट तौर पर यह बताया कि कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना एक जबरदस्त धुआंधार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये एग्जैक्ट नंबर बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सही आंकड़ा बताया है, अपना एक विश्लेषण बताया है, एक आंकड़ा बताया है कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं। और उनका यह कहना है कि बीजेपी कम से कम 370 सीटें जीतेगी और उनका जो गठबंधन है एनडीए, वो तो 400 के पार जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि पूरा की पूरा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो या इंडिया गठबंधन के बाहर की पार्टियां हो, सबको मिलाने के बाद भी विपक्ष की लगभग 140 से 145 सीटें ही आ पाएंगी। पूरा विपक्ष इतने में निपट जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी अपना आकलन लगाइए, क्योंकि चुनाव से पहले तो देश के तमाम जो पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित हैं वो भी अपना अपना आकलन लगाते हैं। तो आप भी आकलन लगाइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इस आंकड़े से सहमत हैं कि बीजेपी को 370 सीटें मिल जाएंगी, या आप सहमत नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए के बारे में दावे करने के साथ साथ विपक्ष की रणनीति पर आज बड़े गहरे सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष ने लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहने का संकल्प ले लिया है और विपक्ष अब लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। लड़ाई लड़ने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए विपक्ष के अंदर, वो इच्छा शक्ति विपक्ष की अब समाप्त हो चुकी है। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे
और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू के जिस भाषण का जिक्र किया उसके कुछ अंश भी आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमने वही अंश आज आपके लिए निकाले हैं। यह भाषण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1959 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया था और उस समय उन्होंने क्या कहा था, अब आप सुनिए। हमारे यहां अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला और कहा कि नेहरू ऐसा सोचते थे कि भारत के लोग आलसी हैं और भारत के लोग कम अक्ल हैं, भारत के लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई को लेकर भी कांग्रेस को आज एक बिल्कुल नए स्टाइल में आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस के शासनकाल में दो गाने बड़े सुपरहिट हुए थे। एक था महंगाई मार गई और दूसरा था महंगाई डायन खाए जाते। तो आज उन्होंने एक बड़े यूनिक स्टाइल में, जैसा मैंने आपको कहा, आज उनका जो पूरा भाषण था वो उसमें व्यंग भी था, उसमें अलग अलग तरीकों से उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आज उन्होंने फिल्मी गानों के जरिए भी कांग्रेस को महंगाई पर घेरने की कोशिश की। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उनकी सरकार के खिलाफ उठाता रहता है कि मोदी काल में, मोदी की सरकार के दौरान महंगाई बहुत बढ़ गई। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई पर इतने बड़े बड़े गाने क्यों बन रहे थे। देखिए क्या कहा उन्होंने। देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जाता है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था। ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना यह भाषण शाम को दिया। लगभग शाम को 5 बजे के आसपास यह भाषण शुरू हुआ था और हो सकता है आपने इस भाषण को मिस कर दिया हो, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस भाषण के जो बेहतरीन अंश हैं वो आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उनका विश्लेषण भी करते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए उनका विरोध करती है और कांग्रेस ने कैंसिल कल्चर को अपना कल्चर बना लिया है और सरकार अगर कुछ भी अच्छा करती है, सकारात्मक करती है, तो कांग्रेस उसे नकार देती है। और आज उन्होंने इसे एक नया नाम दिया है, वो है कैंसिल कल्चर। यानी कुछ भी अगर अच्छा करो तो कांग्रेस कहती है कि इसे कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए आप, कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है।
इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इस बात के लिए भी आज कड़ी आलोचना की कि वो भारतीय सेना के लिए बयानबाजी करते हैं और कहा कि सेना के बारे में हल्के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी धाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते। और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। असल में प्रधानमंत्री मोदी को आज ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद में एक बार फिर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए और प्रधानमंत्री ने उनके इसी बयान का जवाब दिया। तो पहले अब आप ये सुनिए कि आज अधीर रंजन चौधरी ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे और कैसे मांगे। 2019 में पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहां क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल, उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही है कि कांग्रेस आज भी भारतीय सेना पर सवाल उठा रही है। आज भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, कभी बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक किया था कभी उसके सबूत मांगती है और भारतीय सेना पर जाने अनजाने वो सवाल उठा देती है। असल में अगर पूरे देश का मूड अगर आप देखें तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी उस मूड को समझ नहीं पाई है। पूरे देश में इस समय देशभक्ति का मूड है, पूरे देश में राष्ट्रवाद का मूड है, पूरे देश में इस समय भारतीय सेना के प्रति गजब का सम्मान है। इतना सम्मान है कि शायद इससे पहले कभी ऐसा ना रहा हो। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मूड को समझ नहीं पा रही है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो पिछले हाल के कुछ वर्षों में जो बड़ी बड़ी सुपरहिट हिंदी फिल्में भी आई हैं, वो सारी फिल्में वो हैं जिनमें आपको देशभक्ति देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलता है और पाकिस्तान के साथ हमारे जो लगातार खराब होते संबंध हैं, पाकिस्तान पर हम कैसे पाकिस्तान हमारा नुकसान करता है और फिर हम पाकिस्तान से बदला लेते हैं। ज्यादातर सुपरहिट फिल्में भी जो हाल ही में आई हैं, उन सब में कहानी जो है वो यही है। उनमें पाकिस्तान भी है, देशभक्ति भी है, राष्ट्रवाद भी है और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कहानी की जो फिल्में हैं वो हमारे देश में लगातार आपने देखा होगा, लोगों ने पसंद की हैं, वो कहानियां सुपरहिट हुई हैं। हाल ही में अगर आप सारी फिल्में भी देखेंगे तो सब फिल्में वही हैं। अगर आप देखेंगे पठान जो फिल्म आई थी वो क्या थी, वो यही थी। इसके बाद अगर शाहरुख खान की जवान फिल्म भी आप देख लीजिए, अभी जो नई फिल्म आई है फाइटर, वो भी फाइटर में भी यही कहानी है। उससे पहले उरी फिल्म आई थी, उसे लोगों ने कितना पसंद किया था। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के नेता जनता की इस भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं और आज इतने वर्षों के बाद भी उनका इस पूरे मामले पर स्टैंड बदला नहीं है। उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 2019 का चुनाव हार गए, तब भी उन्होंने ये नहीं सीखा कि इस देश में भारतीय सेना पर सवाल उठाना या देशभक्ति और राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करना या पाकिस्तान के पक्ष में बात करना
देश की जनता को पसंद नहीं है और आज उन्होंने एक बार फिर से वही गलती कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस की इस आज की कमजोर स्थिति का जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया और कहा कि कांग्रेस जो है वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की अब नौबत आ गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्ष उन पर जितने भी ईंट पत्थर उछाले वो उन सब को विकसित भारत के संकल्प के काम में लगा देंगे। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज हमने, वैसे तो ये भाषण जैसा मैंने आपको कहा प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 99 मिनट का भाषण था, लेकिन हमने इसके कुछ चुनिंदा हाइलाइट्स आपके लिए आज निकाले हैं कि आज उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। भाषण ऐसा था, 1.5 घंटे का ये जो भाषण था लगभग, इसमें उन्होंने लगभग हर विषय को कवर कर लिया और देश की जनता तक, विपक्ष को तो उन्होंने खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन देश की जनता तक भी आज उन्होंने अपनी आवाज और अपने विचार पहुंचा दिए। अब हम हमारे देश के छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन का विश्लेषण करने वाले हैं और वो दुश्मन है पेपर लीक की समस्या। क्वेश्चन पेपर जो लीक हो जाते हैं, ये आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में कोई युवा या कोई छात्र ऐसा है जो कि प्रवेश परीक्षा देने वाला है या दे रहा है या नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहा है, तो फिर यह विश्लेषण आज आपके लिए है। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने को रोकने के लिए एक नया कानून संसद में पेश किया है। और इस कानून में अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है, नकल करवाता है या परीक्षा में धांधली करता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा और 10 साल तक की सजा होगी। इसलिए आपके परिवार में अगर कोई युवा ऐसा है तो फिर उसे जल्दी से आप बुला लीजिए। और ये खबर जो है ये आपको भी आज ध्यान से देखनी चाहिए। हमारे देश में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली बेईमानी अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक ऐसी समस्या जिससे छात्रों का और देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि अगर प्रवेश परीक्षाओं में ही बेईमानी होने लगेगी तो फिर उसके नतीजे जो आएंगे उनमें भी बेईमानी ही दिखाई देगी। लेकिन अब परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक कानून आ रहा है और इसके लिए आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया और इस कानून के लागू हो जाने के बाद सरकारी नौकरियों और एडमिशन की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने को गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए बहुत कड़ी सजा
मिलेगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 10 साल जेल की सजा होगी। लेकिन अगर पेपर लीक जैसा अपराध बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कोई गैंग शामिल पाया जाता है और बहुत से लोग मिलकर यह अपराध करते हैं, तो उस स्थिति में सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी भ्रष्टाचार करती है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा और इसके अलावा उससे परीक्षा आयोजित करने पर हुआ खर्च भी वसूला जाएगा और उस कंपनी पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इन 4 वर्षों के दौरान वो कोई भी सरकारी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगी। उसका जो ड्राफ्ट है नए कानून का वो इस समय आपके सामने है। लेकिन यह कानून परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा, यानी छात्रों पर यह कानून लागू नहीं होगा और यह उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है जो संगठित रूप से परीक्षाओं में पेपर लीक करवाते हैं या पूरी योजना के साथ छात्रों को नकल करवाते हैं, परीक्षा में धांधली करवाते हैं, परीक्षा में भ्रष्टाचार करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को बेच देते हैं। इस तरह के जो गैंग हैं उन्हें रोकने के लिए तो खास बात यह है कि यह जो कानून है यह छात्रों पर लागू नहीं होगा। और यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में नौकरियों और परीक्षाओं की प्रक्रिया पर पारदर्शिता नहीं है और इस वजह से सही लोग बहुत बार नहीं चुने जाते और नौकरियां और एडमिशन ऐसे छात्रों को और ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जो इसके योग्य ही नहीं होते। आज परीक्षाओं में पैसा लेकर गलत लोगों को नौकरी और एडमिशन दिलाना भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और ऐसे अपराधियों के गिरोह बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं, लीक करते हैं और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार जो लोकल नेता होते हैं उनकी भी मिली भगत पाई जाती है। और आपने यह भी देखा होगा कि हमारे देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर किसी एक सेंटर पर कोई एक पेपर अगर लीक होता है और तो पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और इसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं। आपने देखा होगा छात्र सड़कों पर निकल आते हैं, हिंसा होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, फिर उस पेपर लीक की जांच होती है और वो जांच महीनों वर्षों तक चलती है और परीक्षाएं तब तक स्थगित रहती हैं। जो छात्र होते हैं उनकी पूरी की पूरी तैयारी बेकार हो जाती है और फिर कई महीनों के बाद, वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद वो परीक्षाएं फिर से करवानी पड़ती हैं। लेकिन इसमें इतना समय बर्बाद हो जाता है, कितना पैसे की बर्बादी होती है और बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जिनका पूरा की पूरा करियर जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों की तो उम्र ही चली जाती है तब तक। यह समस्या कितनी बड़ी है इसे आप इस बात से समझिए कि पिछले 7 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और इनकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ है। सोचिए, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 18 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द किया गया और इससे 1.25 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थियों के परिश्रम पर, दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया। फिर पिछले 20 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों का अध्ययन हमने जब किया तो यह पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन हर बार 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है।